गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटर दीपिका। ठीक है, आज हम पढ़ने जाएंगे चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का ओरिजिन कैसे हुआ था? ठीक है, तो जो ब्रिटिश रूल था, ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वॉज लेड बाय द बैटल ऑफ प्लाजे फॉर्ट इन 1757। इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लीजिएगा। 1757 कब हुआ था, इसकी डेट भी आपको बता देती हूँ मैं। 23 जून को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून। ठीक है, 23 जून को हुआ था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, इस पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 द रूल वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। जो 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद जो रूल जो ट्रांसफ़र हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हुआ था, इसका बेसिक पर्पस क्या था? बेसिक पर्पस या एम क्या था ब्रिटिशर्स का? ब्रिटिशर्स का बेसिक पर्पस क्या था? इन टू यूज़ इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाए। ठीक है, आ गई बात समझ में? फाइनली आफ्टर 200 ईयर्स, 200 साल बाद इंडिया को क्या हुआ? इंडिपेंडेंस मिली। कब मिली? 15 अगस्त 1947। ठीक है, ब्रिटिशर टूक ओवर रॉ मटेरियल एंड सोल्ड अस देयर फिनिश्ड गुड। आपको पता है ब्रिटिशर जो थे वो हमसे ही रॉ मटेरियल खरीदते थे और हमें फिनिश्ड गुड बना के बेचते थे। रॉ मटेरियल हमसे खरीदा और फिनिश गुड बना के हम ही को बेच दिया। ठीक है, तो ये चालाकी करते थे। अब आइए हम देखते हैं फीचर्स क्या था इंडियन इकोनॉमी का। फीचर्स क्या था? ठीक है, तो 3 फीचर्स थे। ठीक है, पहला प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी एंड वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। प्रॉस्पेरस इकोनॉमी क्या होता है? इंडिया वॉज सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया सेल्फ रिलायंट था। अपना अपना रॉ मटेरियल और फाइनल गुड्स दोनों इंडिया खुद करता था, खुद बनाता था। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी में क्या था? एग्रीकल्चर वॉज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इट एंगेज्ड अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर क्या था? मेन सोर्स था इंडिया में। ठीक है, और ये कम से कम 2/3 टोटल पॉपुलेशन का वो लिया था इसने। एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा करने वाला, मतलब इसी से लोगों का काम चल रहा था, इसी से लोगों का रोज़गार चल रहा था। वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। थर्ड पॉइंट, India was well known for its handicraft industries in the field of cotton, silk, textile, metal, precious stone, works, etc. ठीक है, इंडिया जो था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता था। कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल में, मेटल में, प्रीशियस स्टोन वर्क में, इन सब। ठीक है, ब्रिटिश ट्रांसफर्ड द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटिशर जो थे वो ट्रांसफ़र करते थे, रॉ मटेरियल लेते थे और फिनिश्ड गुड्स उसी को बेच देते थे, इंडिया को बेचते थे। फिर ऐसे ब्रिटिशर ने किया था। रॉ मटेरियल पहले ब्रिटिश में सप्लाई करते थे, फिर ब्रिटिश से फिनिश गुड बना के इंडिया में ही वापस सप्लाई कर देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? कभी कभार ये हमारे क्वेश्चंस में भी आ जाता है। इकोनॉमिस्ट हु हैव मेड सर्टेन अटेम्प्ट्स फॉर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के लिए जो सर्टेन अटेम्प्ट्स जिनने किए थे, कुछ अटेम्प्ट्स किए थे, उन इकोनॉमिस्ट का नाम क्या था? पहला था दादा भाई नारावजी, विलियम दिग्बाई, VKRV राव, RC देसाई, फिदले शिरास। ठीक है, ये सब हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट थे जो कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के लिए अटेम्प्ट्स इनने वो किए थे। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो इनमें से आप नाम लिख के आ जाइएगा 2-4 का। ठीक है, द इकोनॉमिस्ट हुज कैलकुलेशन वॉज कंसिडर एक्यूरेट। एक्यूरेट का किसका हुआ था नेशनल इनकम में कैलकुलेशन? VKRV राव, डॉक्टर VKRV राव जी का। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं।
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया गया था और कौन कौन से सेक्टर में किया गया था। पहला सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंड इंडस्ट्रियल, थर्ड फॉरेन सेक्टर। ठीक है, अब आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब इसमें एग्रीकल्चर कैसे एग्रीकल्चर का ग्रोथ मतलब रुक गया था। स्टैगनेंट का मतलब नो ग्रोथ या स्लो ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, कैसे एक्सप्लॉइट हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर, अब आइए हम जानते हैं। कुछ रीजंस ये थे। पहला रीज़न लैंड सेटलमेंट सिस्टम, सेकेंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, फोर्थ स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पहला हम देखते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या था। अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट्स accruing out of the agriculture sector went to the जमींदार in the form of लगान। जो भी प्रॉफिट होता था एग्रीकल्चर सेक्टर से वो जमींदार को देना होता था, किसके फॉर्म में, लगान। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लगान। ठीक है, याद रखिएगा। इन विच सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज द ओनर ऑफ द सॉइल। जमींदार्स को क्या बोला गया था, ओनर ऑफ द सॉइल। ठीक है, मिट्टी के ओनर। ठीक है, ज़मीन के ओनर जमींदार्स को बोला गया था। एंड दे हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू। उनको गवर्नमेंट को कुछ फिक्स अमाउंट पे करना होता था लैंड रेवेन्यू या टैक्स आप कह सकते हैं। ठीक है, एंड दे वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल। और जो उस पर काम करते थे उससे वो जितना मर्जी उतना ले सकते हैं, जितना पैसा उनको लेना है वो उतना पैसा उनसे ले सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जमींदार स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरी ऑफ लाइफ। जो जमींदार्स थे वो अपना इनकम रेवेन्यू को किस में करते थे, लग्जरी ऑफ देयर लाइफ में, अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने में। ठीक है, इन रिटर्न टिलर्स गेट ओनली सम फूड और क्रॉप्स गिवन बाय द जमींदार फ्रॉम द लैंड। और टिलर्स जो काम करते थे, किसान जो काम करते थे, उनको क्या मिलता था, सिर्फ कुछ खाने को। ठीक है, और कुछ क्रॉप्स मिलते थे बस, जो काम करते थे वो जमींदार्स का। सेकेंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ agriculture. It means the production of crops for sale in the market rather than for self consumption. इसका मतलब ये है जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस क्रॉप को हम बेचेंगे, खुद के लिए कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए हम उगा रहे हैं कुछ तो हम खुद कंज्यूम नहीं करेंगे, उसको बेचेंगे। इंडियन मार्केट आर सब्सिस्टेंस मार्केट बट ब्रिटिशर फिनिश देयर सब्सिस्टेंस सिस्टम। इंडिया मार्केट जो था वो सब्सिस्टेंस मार्केट था, लेकिन ब्रिटिशर जो थे वो फिनिश कर रहे थे उस सिस्टम को। थर्ड पॉइंट, ब्रिटिशर फोर्स फार्मर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स रैदर देन फूड क्रॉप्स। मतलब वो ब्रिटिशर जो थे फार्मर को क्या वो करने के लिए फोर्स करते थे, कैश क्रॉप्स, क्योंकि उससे हमें ब्रिटिशर्स को फ़ायदा होता था। कॉटन, जूट, इंडिगो। और फूड क्रॉप्स में क्या था, वीट, पल्स एक्सेट्रा। ठीक है, वीट, इन सबको कम करके वो कैश क्रॉप पे ज़्यादा फोकस करते थे ब्रिटिशर्स, और जो कि अल्टीमेटली फार्मर्स को डेप्ट में डालता था। ठीक है, उधार पे डालता था, उनको ज़्यादा उधार लेने की ज़रूरत पड़ जाती थी फार्मर्स को। नेक्स्ट पॉइंट, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या होता है, हमारे जो लैंड है वो लेस प्रोडक्टिव है। क्योंकि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, इरिगेशन सिस्टम नहीं है, पानी की फैसिलिटी नहीं है, फर्टिलाइज़र की फैसिलिटी नहीं है, इंसेक्टिसाइड्स नहीं है, ये सब नहीं है, तो कहाँ से होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी तो लो ही होगी ना। कल्टिवेटर हैड नेदर मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव। कोई इंसेंटिव भी नहीं मिलता है, कोई सब्सिडी भी नहीं मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसलिए हमारा जो वो प्रोडक्टिविटी है वो लो है। ब्रिटिश रूल स्पेंड लिटिल ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल और मास एजुकेशन। जो ब्रिटिश रूल था वो कम खर्च करता था एग्रीकल्चर, टेक्निकल और मास एजुकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या था, इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग अ स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो इसमें कम खर्चा करती थी, इंडिया के एग्रीकल्चर फेस करता था, जैसे फ्लड आ जाता था, इसमें बहुत ज़्यादा उनको वो करना पड़ता था, झेलना पड़ता था। ठीक है, और बहुत सारी रीजंस है, जैसे उनका फसल ख़राब हो गई। ठीक है,
तो ये सारे रीजन है कुछ जो उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था. दे नेदर हैड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी नॉर हैड द इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर. उनके पास कोई रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी नहीं था और कोई इंसेंटिव भी नहीं था जो कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके. ठीक है, आगे समझ में. अब हमारा नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी बोला जाता है, लेकिन ब्रिटिशर ने ये इंडस्ट्री कैसे फिनिश कर दी, आइए पढ़ते हैं. तो पहला आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसका मतलब क्या होता है, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिशर सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन 2 फोल्ड्स. 2 फोल्ड्स में वो डिस्ट्रॉय करना चाहती थी. टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया. पहले तो रॉ मटेरियल इंडिया से चीपर रेट पे लेती थी और उसको मॉडर्न इंडस्ट्री ब्रिटेन में ले जाती थी. ठीक है, उसको ब्रिटेन में यूज़ करती थी. सेल्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंडिया मार्केट्स एट हायर प्राइजेस. और जब फिनिश प्रोडक्ट होता था उसी को इंडिया में कैसे बेचती थी, हायर प्राइजेस में. आ गई बात समझ में. दिस 2 फोल्ड्स पॉलिसी लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. इंडियन की इंडस्ट्री जो थी वो डिक्लाइन होने लगी इसी वजह से. ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, या फिर हम इसको, हाँ, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिशर थे, द ब्रिटिश फाउंड इंडिया द बेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज द बेस्ट मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. जो ब्रिटिशर ने था उनने ये देखा कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेने में फ़ायदा है और उसको ज़्यादा दाम में बेचने में बहुत फ़ायदा है. एज अ रिजल्ट डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी वॉज परस्यूड. इट इंक्लूड टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड टैरिफ फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया. सारी मर्जी ब्रिटिशर्स की चल रही थी. ब्रिटिशर एक्सपोर्ट भी फ्री में करते थे और इम्पोर्ट भी फ्री में करते थे. ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इसके. ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्टेड गेनिंग इंडियन मार्केट एंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट स्टार्टेड क्लोजिंग देयर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट. ब्रिटिश प्रोडक्ट जो थे वो इंडियन मार्केट में आने लगे और वो गेन करने लगा अपना पॉपुलैरिटी. ठीक है, और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था, ठीक है, वो क्लोज होने लगा. ठीक है, वो फॉरेन मार्केट में नहीं बिक रहा था. द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वॉज द रिजल्ट. यही रिजल्ट हुआ इसमें. ठीक है, कंपटीशन क्या था, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स. ठीक है, द कंपटीशन फोर्स इंडियन क्राफ्ट्समैन टू शट डाउन देयर एंटरप्राइज. कंपटीशन में क्या हुआ, उनको जो इंडिया के क्राफ्टमैन थे उनको बंद करना पड़ रहा था अपनी एंटरप्राइजेस को. एज अ मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन वर लो कॉस्ट प्रोडक्ट एंड गेव स्टिफ कंपटीशन टू द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट. जो मशीन मेड है वो तो मतलब भाई मजबूत होगा ना, तो वो लो कॉस्ट पे बेच रहे थे और क्या नाम है, लो कॉस्ट हो रहा था और जो इंडिया का वो था वो डिक्लाइन हो रहा था एक तरह से. ठीक है, ऑल्सो मशीन मेड प्रोडक्ट कम्पीट विद इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन प्रीशियन एंड क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो रही थी उनकी. ठीक है, लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी पे कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो रहा था. सिंस इंडस्ट्रीज हैव पैरिश्ड देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो इंडस्ट्रीज थी वो ख़त्म हो रही थी तो इसलिए गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था. सो द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिमेन वेरी स्मॉल. उसका जो जीडीपी रेट था वो बहुत कम होने लग गया क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज जो थी वो ख़त्म होती जा रही थी. ठीक है, इतना समझ में आ गया. नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कि कैसे हमारे इंडस्ट्री पे एडवर्स इफेक्ट हुआ. हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. भाई जब क्या नाम है, जब डिक्लाइन होने लगा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो उससे बेरोज़गारी भी तो बढ़ने लगी. आर्टिसंस का जॉब छीनने लग गया, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाने लग गया. ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड. इंडियन गुड्स कांट compete with the foreign competition of machine made cheap goods with encourage import with फ्रॉम ब्रिटेन. इंडियन जो गुड्स था वो compete नहीं कर पा रहा था फॉरेन कंपटीशन में क्योंकि मशीन मेड जो गुड्स था वो चीपर रेट का था. ठीक है, और वो इम्पोर्ट को encourage कर रहा था. नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. द कैपिटल गुड इंडस्ट्री refers to those industry that which can produce machine which are in turn used for प्रोड्यूसिंग आर्टिकल फॉर करेंट कॉम्पिटिशन कंजम्पशन. जो कैपिटल गुड्स होता है वो इंडस्ट्री होती है जिसमें कि
मशीन टूल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो कि इन रिटर्न हमें वो फ़ायदा पहुंचाती है, यही बताना चाह रहा है। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर कुछ नहीं कर रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू रेलवे कम्युनिकेशन पावर पोर्ट्स, इन सब में ही काम कर रहा था, ठीक है। सरकार जो है, पब्लिक सेक्टर जो है, इसी में ज़्यादातर काम कर रहा था, ठीक है। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट आते हैं हम फॉरेन ट्रेड पे, ठीक है। इंडियन फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ, 3 इफेक्ट हुए, ठीक है, 3 चीज़ें हुई। पहला हम पढ़ते हैं, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। आपको जैसा कि पता है, प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करता था, अपने देश ले जाता था, और फिनिश्ड गुड को फिर इंडिया में ले आता था, और उससे हमारा क्या नाम है, हमारे इंडिया में उसको बेचता था। जैसे कि वो ले गया कॉटन, सिल्क, वूल, ये सब ले गया, और फिनिश जो क्लोथ्स बनता था, सिल्क, वूलन, साड़ी, ये सब जो जो बनती थी, वो इंडिया में लाके वापस बेचता था। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। इसमें क्या है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री केम अंडर द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा था। 50% इंडिया जो इंडियन फॉरेन ट्रेड था वो रेस्ट्रिक्ट हो गया था ब्रिटेन में, वाइल द रेस्ट वॉज अलाउड विद द कंट्रीज लाइक चाइना, और चाइना में अलाउड हो गया था, ठीक है। सुएज कैनाल जो था वो 1869 में ओपन हुआ था, ठीक है, जो कि डायरेक्ट रूट देता था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। सुएज कैनाल वो 5100 माइल्स का डिस्टेंस जो था वो कम करता था, हमें कम ट्रैवल करना पड़ता था, ठीक है। सुएज कैनाल खुलने से ये फ़ायदा हुआ था उन लोगों को, ठीक है। समझ आ गया आपको। ब्रिटेन और इंडिया के बीच का डिस्टेंस 5100 माइल्स कम हो गया था। नेक्स्ट है द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इसमें क्या होता है, जो इंडिया होती है, इंडिया एक्सपोर्टर बन जाती है प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, और इम्पोर्टर होती है फिनिश्ड गुड का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिवेन्यू अर्न फ्रॉम रॉ मटेरियल वाज यूज्ड टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द वॉर फॉट बाय द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू अर्न जो होता था वो क्या, रॉ मटेरियल से वो किस में यूज़ होता था, एक्सपेंसेस होता था वॉर के लिए, जो वो होते थे वॉर के लिए जो हथियार ये सब होते थे उनके लिए। इंपोर्ट इनविजिबल सर्विसेज लाइक बैंकिंग के लिए यूज़ होता था, और पेमेंट इनकर्ड बाय द ऑफिस सेटअप इन ब्रिटेन, इन सब में यूज़ होता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। समझ आ गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में इकोनॉमी का कैसे वर्क होता था। तो प्राइमरी सेक्टर आपको जैसे पता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ड्यूरिंग द colonial period, about 75% of the working population was engaged in agriculture. 75% जो थे वो वर्किंग एग्रीकल्चर में काम करते थे, और 25% जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे, सर्विस सेक्टर में, ठीक है। रीजनल वेरिएशन, इसमें क्या होता था, जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सब जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं करते थे, और वो इंक्रीज़ करते थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जैसे ओडिशा, राजस्थान, ये सब जो थे वो ज़्यादातर काम किस में करते थे, एग्रीकल्चर में, ठीक है। अनबैलेंस्ड ग्रोथ में क्या था, ग्रोथ इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड। ग्रोथ जब भी बैलेंस होता है जब सारे सेक्टर इकोनॉमी के इक्वली डेवलप हो, ठीक है। However, in this case of India, secondary and tertiary sector were in infant stage of growth. सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर तो सबसे कम यूज़ हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो रहा है, ठीक है। तो यही बता रहा है अनबैलेंस ग्रोथ है। इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, barely 9% of the working population of India was engaged in manufacturing industries, mining, etc. मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग इंडस्ट्री, इसमें 9% लोग बस इंडिया के वो काम करते थे। अगेंस्ट इट 32% इन द US, 42% इन इंग्लैंड एंड 39% इन जापान आर एंगेज इन दीज एक्टिविटीज़, ठीक है। तो सबका रेशियो बताया गया, ये कंपेयर कर रहा है, ठीक है।
अब आते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? वो एक्टिविटी जो कि सर्विस और फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करती है, जैसे कि जो कि विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज ऑफ इकोनॉमी। मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इकोनॉमी को बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड्स, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो रेलवेज में क्या हुआ था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया। कुछ अच्छे काम भी किए उनने, जैसे कि रेलवे इंट्रोड्यूस किया है विच ईयर 1850 में, 1850 में। रेलवे एनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए रेलवे का यूज़ किया जाता था लोगों के द्वारा, ठीक है। रेलवेज ऑल्सो प्रमोट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में भी काम आता था, बट इट बेनिफिटेड ब्रिटिशर मोर देन इंडियंस। इंडियन से ज़्यादा ब्रिटिशर्स के लिए फ़ायदा होता था। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर फॉर डेवलपिंग वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वो डेवलप कर रहे थे वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट को भी। हाउएवर दिस वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। द inland waterways proved uneconomical because severe competition from foreign shipping companies, lack of support from British rulers in India। कुछ जो वाटरवेज थे वो अनइकोनॉमिकल प्रूव हुए थे क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन हो रहा था, ठीक है, फॉरेन शिपिंग कंपनीज में, और सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। अब रोड्स का क्या है? रोड्स वर डेवलप बाय ब्रिटिशर टू फैसिलिटेट ट्रेड बाय रोडवेज के मतलब फैसिलिटेट करता था ट्रेड को बाय रोडवेज, ठीक है। रोड्स वर बिल्ट बाय मोबिलाइजिंग द आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए और शिफ्टिंग रॉ मटेरियल शिफ्ट करने के लिए। कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। पोस्ट और टेलीग्राफ बहुत पॉपुलर थे कम्युनिकेशन के लिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ इन एक्सपेंसिव सिस्टम इन द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन द इंडिया सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी काम आता था, ठीक है। अब हम इसका रीजंस देखते हैं। रीजंस क्या था? रोड वॉज डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। रोड्स क्यों किया गया था भाई? इसलिए किया गया था रॉ मटेरियल और फिनिश गुड को ट्रांसफ़र करे इधर से उधर, इस पार्ट से उस पार्ट के कंट्री के, ठीक है। और रोड्स को इसलिए बिल्ड किया गया था आर्मी को मोबिलाइज कर सके और रॉ मटेरियल को इधर से उधर ले जा सके, ठीक है। रेलवेज़ का क्या था? रेलवेज़ को खुद के लिए उनने किया था, मतलब उनने करना तो अपना फ़ायदा चाहा, लेकिन उसमें इनडायरेक्टली फ़ायदा इंडिया का भी हो गया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि वो फिनिश गुड को ब्रिटेन के फिनिश गुड को वो ट्रांसपोर्ट करता था रेलवे के थ्रू, ठीक है। और उसका मेन एम क्या था? अपने मार्केट के साइज़ को वाइड करना, बढ़ाना, ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन द इंडियन इकोनॉमी में उनका क्या पॉजिटिव रूल था, मतलब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था? सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स थे वो मार्केट प्राइस को ज़्यादा कंसिडर करने लगे, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए मार्केट प्राइस को कंसिडर करने लगे, जो कि इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट था प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन डिसीजन के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था, जैसे रेलवेज, रोडवेज, ये सब न्यू अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ को करता था, ठीक है। चेक ऑन फेमाइंस, रोड्स और रेलवेज जो थे वो ग्रेट चेक थे, ठीक है, नेचुरल कैलमिटीज़ को वो करने के लिए, अकरेंस को चेक करने के लिए, जैसे फूड सप्लाई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे ड्रॉट। आगे समझ में। शिफ्ट टू मॉनेटरी एक्सचेंज, ब्रिटिश रूल हेल्प द इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज टू अ मॉनेटरी सिस्टम। उसने बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम में एक्सचेंज कर दिया, जैसे सामान के बदले में सामान लेते थे, लेकिन अब उनने क्या किया कि पैसे के बदले में सामान मिलेगा, ठीक है। और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? इफेक्टिव सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अब आता है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कॉलोनियल इकोनॉमी था, ठीक है। कॉलोनियल इकोनॉमी में जो इंडिया था, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन जो था वो बहुत लॉन्ग हिस्ट्री थी उसकी, ठीक है।
200 साल से था, ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश। हाँ, और ब्रिटिश रूल रिजल्टेड इन ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। बहुत सारा उन लोगों ने हमारे इंडिया से ले लिया। हमारी इंडिया, भारत को पहले सोने की चिड़िया बोली जाती थी, लेकिन उनकी वजह से हमारे भारत को एकदम कंगाल बना के चले गए वो लोग। नेक्स्ट, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। उनने लगान सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जो कि वो लैंडलॉर्ड्स थे वो हाई रेट पे लगान लेंगे फार्मर से, कल्टीवेटर से, ठीक है, बहुत क्रूएल होते थे। स्टैगनेंट इकोनॉमी क्या था, इंडिया जो था वो बहुत लो रेट पे ग्रो कर रहा था, ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत लो रेट था उसका। बैकवर्ड इकोनॉमी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी था, ट्रेडिशनल मेथड इंडिया में यूज़ होता था, लो पर कैपिटा इनकम था, हाई बर्थ रेट था, मैस इलिटरेसी थी, ठीक है। डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, इसका मतलब ये था कि कोई अरेंजमेंट नहीं बनाया गया था फिजिकल एसेट को रिप्लेस करने का, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ था उसका। एम्प्यूटेड इकोनॉमी, इसका मतलब ये है कि द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ऑलवेज वो मतलब डिस्क्रिमिनेशन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, देयर वॉज अ वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। प्रोडक्शन ऑफ मशीन वॉज ऑलमोस्ट, जो प्रोडक्शन था मशीन का वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया था। स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्री जो थी वो बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, ठीक है। तो यही सब है इसमें। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था इंडिया का। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब आया था हमारे इंडिया में, 1881 में, ये याद करना इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये, ठीक है। 1921 में जो है हमारा वो ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड आया था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आया था। बिफोर 1921 इंडिया जो था वो फर्स्ट स्टेज डेमोग्राफिक्स ट्रांजिशन लिया था, और सेकंड कब हुआ था, 1921 के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें क्या क्या आता है, डेमोग्राफिक कंडीशन में क्या क्या आता है। हाई बर्थ एंड डेथ रेट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वाइड स्प्रेड पोवर्टी, ठीक है। तो हाई बर्थ रेट में क्या होता है, जो बर्थ रेट था वो क्या होता है, कितने बच्चे एक साल में हो रहे हैं, ठीक है, कितने पर 1000 बच्चे की से बर्थ रेट हमारा वो होता है, और कितने कितने लोग एक साल में मर रहे हैं पर 1000 लोगों से एक हमारा वो किया जाता है, ठीक है। और बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है, 48 to 40,000 पर 1000 था, ठीक है। पुअर हेल्थ फैसिलिटी नहीं था, क्योंकि प्रॉपर हाउसिंग नहीं था, सैनिटेशन नहीं थे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं थी। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बच्चे पैदा होते ही मर जा रहे थे, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रेट था, ठीक है। 33 पर 1000 इन 2017 की बात बता रहे, 2017 की। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि जो एवरेज नंबर ऑफ ईयर जितना इंसान को जीना होता है, लेकिन वो उतना जी नहीं रहा था, 32 साल की उम्र में मर जा रहा था, ठीक है। लो लिटरेसी रेट, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हो रहे थे, फीमेल की लिटरेसी रेट तो बिल्कुल कम ही थी, 7% के आसपास थी। वाइड स्प्रेड पोवर्टी, देयर वॉज नो रिलायबल डेटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पोवर्टी, कोई रिलायबल डेटा नहीं है, लेकिन डाउट है कि एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा पोवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। अब आप इसके इंपॉर्टेंट डेट देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट देखिए। बैटल ऑफ प्लाजे कब हुआ था, 1757 में। और टिस्को कब हुआ था, 1907 में। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 में। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में। सुएज कैनल कब ओपन हुआ था, 1869 में। और रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1850 में, ठीक है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।